नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक जेल दंगे की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत, भरोसे, सिस्टम की सच्चाई और जिंदा रहने की जंग को बेहद गहराई से दिखाती है। वह तेजी से अपनी ब्रांडेड चमड़े की बेल्ट निकालता है और उसे गद्दे के नीचे छिपा देता है। फिर वह अपने जूतों के फीते खोलकर उन्हें टॉयलेट में फेंक देता है और फ्लश कर देता है। इसके बाद वह अपनी चेतावनी अधिकारी की पहचान पत्र को टॉयलेट के अंदर छिपा देता है और यह जांचता है कि कहीं उसके शरीर पर कोई और चीज तो नहीं बच गई। उसी समय उसकी नजर हाथ में पहनी हुई शादी की अंगूठी पर पड़ती है। वह उसे उतारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है। एक कैदी उसके सामने आकर उस पर चिल्लाने लगता है। वह घबराया हुआ कमरे से बाहर निकलता है। इस समय जेल के अंदर भीषण दंगा हो चुका होता है और वह खुद एक चेतावनी अधिकारी है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज उसका काम का पहला दिन है। पूरे जेल में कोई उसे पहचानता नहीं है और बाकी अधिकारी पहले ही बाहर निकल चुके हैं। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद को एक कैदी की तरह छुपाना होगा। जल्द ही उसे जेल के सरगना एविल मदर के सामने लाया जाता है। इस नए चेहरे को देखकर एविल मदर हुआन की पहचान पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन एविल मदर को उस पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह जिद करता है कि हुआन कपड़े उतारे ताकि देखा जा सके कि उसने अंडरवियर पहन रखा है या नहीं, क्योंकि नए कैदियों को अंडरवियर पहनने की इजाजत नहीं होती। हुआन झिझकता है और चुप रहता है तो पास खड़े कैदी उसे मारकर चेतावनी देते हैं। आसपास की चीख पुकार सुनकर वह समझ जाता है कि अगर उसने कपड़े नहीं उतारे तो वहीं मारा जाएगा। सौभाग्य से वह आज जल्दी में था और उसने अंडरवियर पहना ही नहीं था। अपमानित होकर हुआन एक चक्कर लगाता है, लेकिन इसी से उसे एविल मदर का शुरुआती भरोसा मिल जाता है। कमरे से बाहर निकलते ही वह देखता है कि कैदी दीवार पर लगे कैमरे तोड़ रहे हैं। वह सुझाव देता है कि एक कैमरा छोड़ देना चाहिए ताकि बातचीत में आसानी हो। हुआन की बात एविल मदर को सही लगती है। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि हुआन को एक साफ अंडरवियर दिया जाए। अनुमति मिलने के बाद हुआन लोहे के गेट पर चढ़ता है, साथियों को इशारों में संकेत देता है और कैमरे को कपड़े से ढक देता है। यह देखकर बाहर खड़े अधिकारी खुश हो जाते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए उसकी सुरक्षा की चिंता खत्म हो जाती है। इधर जेल के बाहर स्पेशल फोर्स चारों तरफ से घेराबंदी कर चुकी होती है। वे रस्सियों के सहारे छत पर चढ़ जाते हैं। बस कमांडर के आदेश का इंतजार है, लेकिन डिप्टी जेलर आदेश देने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जेल में 3 आतंकवादी संगठन के सदस्य बंद हैं। उनके अपराध बेहद खतरनाक हैं। किसी की सजा कम से कम 80 साल है तो किसी की 1200 साल तक। उनकी जान पूरे स्पेन की सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। एविल मदर यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह उन तीनों को कैमरे के सामने लाता है ताकि उन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद एविल मदर हुआन को पास के कमरे में ले जाता है। हुआन की लिखावट अच्छी होने के कारण उससे जेल प्रशासन के लिए मांगों की सूची लिखवाई जाती है। पहली मांग, एकांत कारावास की व्यवस्था बदली जाए। दूसरी, हर 15 दिन में खुली हवा में जाने का मौका मिले। तीसरी, बीमार कैदियों की डॉक्टर से आमने सामने जांच हो, क्योंकि डॉक्टर अब तक सिर्फ सलाखों के पीछे से देखते हैं और कैंसर तक को साधारण सर्दी मान लेते हैं। इसी लापरवाही से दर्जनों कैदी मर चुके हैं। कुछ ही देर में पहली बातचीत शुरू होती है। एविल मदर हुआन को आगे बढ़कर तलाशी लेने को कहता है। इसी दौरान हुआन मौका पाकर वार्ताकार को बंधकों की जगह बता देता है। फिर एविल मदर अपनी मांगें सौंप देता है और सख्ती से उसे भगा देता है, लेकिन जैसे ही वार्ताकार मुड़ता है, एविल मदर उसे फिर रोक लेता है और 40 किलो झींगे और फल मंगवाने को कहता है ताकि कैदी अच्छा खाना खा सकें। वह जाने ही वाला होता है कि एविल मदर फिर से बुलाकर कहता है हुआन की पत्नी को भी साथ लाया जाए। वार्ताकार समझ जाता है कि यह एक मौका है। वह सुझाव देता है कि हुआन को बाहर लाकर फोन पर बात करने दी जाए, क्योंकि एक गर्भवती महिला को जेल के अंदर लाना बहुत खतरनाक होगा। थोड़ी सोच विचार के बाद एविल मदर मान जाता है। जेल का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। हुआन आजादी से बस एक कदम दूर होता है, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। गलियारे में कैदियों की चीखें सुनाई देती हैं। एविल मदर को लगता है कि स्पेशल फोर्स ने हमला कर दिया है। वह दौड़कर वार्ताकार को बंधक बना लेता है और उसे हालात देखने भेजता है। वार्ताकार की जान बचाने के लिए वह मजबूरी में आगे जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि सिर्फ 2 कैदियों के बीच लड़ाई हुई थी। पुलिस इसे बंधकों पर हमला समझ लेती है और सभी को जबरन घुसने का आदेश दे देती है। हुआन को भी हालात की गंभीरता समझ आ जाती है। वह तुरंत बेसमेंट की ओर दौड़ता है और विरोध के बावजूद बंधकों को बाहर लाने पर अड़ा रहता है। इधर स्पेशल फोर्स कार्रवाई शुरू कर चुकी होती है। ठीक हमले से पहले हुआन तीनों बंधकों को कैमरे के सामने ले आता है। इस तरह हमला टल जाता है। कैदियों का हौसला बढ़ जाता है। वे हुआन का हाथ उठाकर जश्न मनाते हैं, लेकिन इससे एविल मदर की सत्ता को खतरा पैदा हो जाता है। हालात भांपकर हुआन तुरंत एविल मदर के पास जाता है। उसका बायां हाथ उठाकर सारी कामयाबी उसी के नाम कर देता है। एक और अदृश्य संकट वह चुपचाप टाल देता है। उधर उसकी पत्नी टीवी पर खबर देखती है कि जिस जेल में उसका पति काम करता है वहां दंगा हुआ है। वह तुरंत फोन करती है, लेकिन कॉल हुआन का सहकर्मी उठाता है।
हालांकि वह कहता है कि हुआन किसी और हिस्से में ड्यूटी पर है, लेकिन पत्नी को शक हो जाता है। वह खुद गाड़ी लेकर मौके पर जाने का फैसला करती है, बिना यह जाने कि यही फैसला उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर करेगा। जेल में वादा किया हुआ ताज़ा खाना पहुंच जाता है। जब सभी खाने में व्यस्त होते हैं, हुआन चुपचाप एविल मदर का वॉकी टॉकी चुरा लेता है। वह कैदियों के पास जाकर उन्हें जल्दी से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन वार्ताकार की एक बात उसके सारे हौसले तोड़ देती है। इसका मतलब था कि अब वह पूरी तरह अकेला है और उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। इसी दौरान एविल मदर को भी पता चल जाता है कि वॉकी टॉकी गायब है। वह तुरंत लोगों को उसे ढूंढने भेजती है। मौका देखकर हुआन खुद आगे बढ़कर वॉकी टॉकी उसे लौटा देता है, लेकिन उसकी यह हरकत एक कैदी ने चुपचाप देख ली थी। वह वापस अपनी कोठरी में जाता है, एक डिब्बे से छिपाया हुआ मोबाइल फोन निकालता है और जेल के कर्मचारियों को फोन करता है। दरअसल वह जेल द्वारा पाला गया एक मुखबिर था, जिसका काम जेल के अंदर की हर गतिविधि की रिपोर्ट करना था। इसके बदले में उसे जेल के भीतर कुछ गैर कानूनी धंधे करने की इजाजत मिली हुई थी। जब वह हुआन की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था, उसी समय जेल के बाहर कैदियों के परिवार वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्होंने खबरों में लोगों के घायल होने की सूचना देखी थी और वे जानना चाहते थे कि कहीं उनका अपना कोई तो नहीं। जल्द ही जेल से एक एम्बुलेंस बाहर निकलती है। परिवार वाले टूट पड़ते हैं, उनमें हुआन की पत्नी भी होती है। हालात और बेकाबू हो जाते हैं तो जेल प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ता है। इसी अफरा तफरी में हुआन की पत्नी को एक डंडा लग जाता है और एक अधिकारी उसे फिर से मार देता है। गर्भवती महिला जमीन पर गिर जाती है। उसकी हालत बेहद नाजुक होती है, लेकिन वार्ताकार उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि महिला आराम कर रही है, उसे परेशान नहीं किया जा सकता। फिर वह सुझाव देता है कि हुआन को जेल से बाहर लाकर आमने सामने मिलने दिया जाएगा और 1 घंटे बाद वापस भेज दिया जाएगा। हुआन सामने खड़े उस शैतान को देखता है, फिर अपने कमरे में लौटकर रेडियो से बाहर की खबरें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन जेल ने सभी सिग्नल काट दिए होते हैं। तभी लाल कपड़े वाला आदमी उसके पास आता है और सीधे उसके अधिकारी होने की सच्चाई बता देता है। असल में वह उस मुखबिर की असली पहचान भी जानता था। अगर यह राज खुल जाता तो दोनों पक्षों का विनाश तय था। इसी बीच जब हुआन असमंजस में इंतजार कर रहा होता है, एविल मदर उसके लिए आगे का रास्ता पहले ही तय कर चुका होता है। वह कहता है कि जब सब कुछ शांत हो जाए तो हुआन बस इतना बोले कि वह बहुत डर गया था और भीड़ के साथ बहकर दंगे में शामिल हो गया। जेल के आधे से ज्यादा लोग यही कहेंगे। अगर हुआन आगे चलकर नियमों का पालन करे तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल में बाहर आ सकता है। ये शब्द हुआन को डगमगा देते हैं। उसके सामने खड़ा यह खूंखार आदमी जो कर रहा था वह सिर्फ कैदियों की हालत सुधारने और उनके लिए इंसानी अधिकार पाने के लिए था। तभी एक आदमी घायल कैदियों की सूची लाता है, लेकिन सूची देखते ही एविल मदर भड़क उठता है। उसमें सिर्फ 4 नाम होते हैं। खुद को धोखा खाया समझकर वह जेल प्रशासन को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह एक बंधक को टॉयलेट में घसीट ले जाता है और उसे मारकर यह साबित करना चाहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। नाजुक पल में हुआन फिर एक योजना सुझाता है। एविल मदर को बात जमी तो सही, लेकिन उसके गुर्गों को यह मंजूर नहीं होता। यह तीसरी बार था जब हुआन ने सरगना के फैसले को प्रभावित किया था। एक आदमी गुस्से में हुआन को खींचता है और उसे आदेश देता है कि वह खुद बंधक का कान काटे। बंधक की जान बचाने के लिए हुआन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। यह देखकर जेल प्रशासन भी घबरा जाता है और तुरंत एक नई सूची दे देता है। कुछ ही देर बाद एविल मदर हुआन को एक छोटे कमरे में बुलाता है। चारों ओर लोगों को खड़ा देखकर हुआन को लगता है कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, लेकिन अगले ही पल एविल मदर एक बेहद क्रूर सच्चाई बता देता है। यह सुनते ही हुआन खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह उस अधिकारी से मिलने की मांग करता है जिसने मारपीट की थी। वह अधिकारी अकेले जेल के अंदर आता है। एविल मदर पहले उसे सिगरेट देकर सतर्कता डीली करता है, फिर चाकू उसकी कमर पर रखकर धमकाता है कि वह चुप रहे। इसके बाद उसे तहखाने में ले जाया जाता है। वहां कैदी उसे घूरते हुए रास्ता बनाते हैं। रास्ते के आखिर में गुस्से से भरा हुआ हुआन खड़ा होता है। वह मोबाइल उठाकर उससे सवाल करता है। एविल मदर बेकाबू हुए हुआन को रोकता है। अभी सबसे जरूरी है महिला की हालत जानना। हुआन वॉकी टॉकी से बात करता है, लेकिन इस बार उसका साथी चुप रहता है। वह घबराकर पूछता है कि क्या बच्चा नहीं रहा। सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। एविल मदर रोते हुए हुआन को गले लगा लेता है और कैदियों की ओर इशारा करता है। सभी कैदी उस अधिकारी पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। लगभग मरता हुआ अधिकारी मदद के लिए चिल्लाता है। उस अधिकारी को देखकर जिसने उसकी पत्नी की जान ली और उसे धोखा दिया, हुआन खुद को रोक नहीं पाता। वह दौड़कर उस पर टूट पड़ता है और चीनी मिट्टी के टुकड़े से उसका गला काट देता है। इसके बाद वह अपनी कोठरी में लौटता है, सलाखों पर बेल्ट बांधता है, गले में फंदा डालता है और नीचे रखा तख्ता लात मारकर गिरा देता है। लेकिन अचानक बेल्ट ढीली पड़ जाती है
और वह जमीन पर गिर जाता है। वह दर्द से चीख उठता है। तभी उसकी नजर दीवारों पर लिखी पिछली कैदियों की इबारतों पर पड़ती है। हर एक अपनी पीड़ा बयान कर रहा होता है। उसी पल वह उनकी बेबसी को समझ जाता है और यह भी कि एविल मदर कैदियों के अधिकारों के लिए क्यों लड़ रहा था। दंगे को जल्दी खत्म करने के लिए सरकार सीधे एक उच्च अधिकारी को बातचीत के लिए भेजती है। वह एविल मदर की ज्यादातर मांगे मानने को तैयार होता है, बस कुछ बारीकियों पर बाद में चर्चा होनी होती है। इसी दौरान हुआन उस अधिकारी की लाश घसीटता हुआ बाहर लाता है और सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने यह किया है। वह इन लोगों की असलियत अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह सख्ती से मांग करता है कि सरकार अपने वादों को सार्वजनिक रूप से पूरा करे। हुआन के जोश से कैदियों का खून खौल उठता है। वे हाथ उठाकर उसका समर्थन करते हैं। एविल मदर को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ता है। वह अपने आदमियों को बंधकों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश देता है और सभी को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है, क्योंकि अगर बातचीत नाकाम रही तो एक जबरदस्त टकराव तय था। लेकिन तभी उसका वॉकी टॉकी बजता है। जेल प्रशासन उसे बाहर बुलाता है। जमीन पर एक फाइल रखी होती है, उसमें हुआन के अधिकारी होने का पूरा रिकॉर्ड होता है। वे कांटे से कांटा निकालने की चाल चलना चाहते थे कि एविल मदर खुद हुआन को मार डाले। इसके बदले में वे उसका सजा काल घटाकर सिर्फ 1 साल करने का वादा करते हैं, लेकिन एविल मदर बिना किसी हिचकिचाहट के इस सौदे को ठुकरा देता है। वह हुआन को ढूंढता है और साफ साफ बता देता है कि जेल प्रशासन ने उसकी पहचान बेच दी थी। इसके बाद वह अपनी आत्मरक्षा के लिए रखी छोटी चाकू हुआन को सौंप देता है। जब दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कैदी खुशी से नाच रहे हैं। वजह यह होती है कि जेल प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से उनकी सभी मांगे मान लेने की घोषणा कर दी थी। यह दृश्य हुआन को अविश्वसनीय लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि सरकार इतनी आसानी से झुक जाएगी। लेकिन जो वे नहीं देख पाते वह यह कि दूसरी मंजिल पर एक गुप्त बगावत चुपचाप चल रही होती है। अगले ही पल एक स्टन ग्रेनेड खिड़की तोड़ते हुए अंदर आता है और टीवी स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। उसी क्षण हुआन समझ जाता है कि यह सब एक जाल था। टीवी पर दिखाई गई खबरें सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए थीं। वह तुरंत एविल मदर से कहता है कि दूसरी मंजिल पर जाकर बंधकों को मारना होगा, वरना वे पूरी तरह हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, लाल कपड़ों वाला आदमी लोहे की कील दागता है जो हुआन को लगती है। एविल मदर तुरंत उसे घसीटकर ऊपर ले आता है, लेकिन मुट्ठी जितनी मोटी वह लोहे की कील तेजी से उसकी जान छीन रही होती है। एविल मदर उसका सिर थामे रहता है। यह पहला मौका होता है जब वह पूरी तरह बेबस महसूस करता है। उसी समय लाल कपड़ों वाला आदमी चिल्लाकर घोषणा करता है कि एविल मदर और हुआन मर चुके हैं। सच्चाई से अनजान कैदी यह सुनते ही प्रतिरोध छोड़ देते हैं। एविल मदर अपनी आंखों के आंसू पोंछता है। वह जानता है कि उसने एक घातक गलती कर दी थी। अब वे पूरी तरह हार चुके थे। वह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और बंधकों के कमरे की ओर बढ़ता है। हुआन कमजोरी से सिर हिला देता है। वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था, बस उसे दोबारा गिरते हुए देख सकता था। थोड़ी ही देर में स्पेशल फोर्स छत को विस्फोट से उड़ाकर ऊपर से नीचे उतर आती है। कुछ ही पलों में यह दंगा पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। हुआन के साथी अधिकारी जेल के अंदर आते हैं। वे हुआन की लाश देखते हैं और गंभीर रूप से घायल पड़े एविल मदर को भी। जब वे हुआन की कोठरी में जाते हैं तो जमीन पर उसकी शादी की अंगूठी पड़ी मिलती है और दीवार पर उन्हें हुआन द्वारा उकेरा गया उसका आखिरी संदेश दिखाई देता है।